जय हिंद साथियों। ये हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें आप पाएंगे कि हम छोटे छोटे टॉपिक से कंप्लीट करेंगे चीज़ों को, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं रहेगा और आप आसानी से देख पाएंगे। जैसे धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, है ना। छोटे छोटे जितने भी टॉपिक हैं और बड़े टॉपिकों को भी छोटे छोटे भागों में बांट के हम छोटे छोटे रूप में उसको कंप्लीट करेंगे ताकि आसानी से चीज़ों को समझा जा सके। उठते बैठते जब आप चाहो तब इन वीडियो को सुन सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक से संबंधित कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आप क्वेश्चन कर पाएंगे। धन विधेयक क्या होता है ये पूछा जाए तो भी कर पाएंगे। धन विधेयक वित्त विधेयक में अंतर क्या होता है, वित्त विधेयक वाला वीडियो जल्द ही आएगा तो उसको भी देख लीजिएगा, है ना। और इनमें अंतर क्या होता है, विधेयक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, क्या प्रक्रिया होती है धन विधेयक को पारित कराने की, और साथ ही राज्यसभा क्या क्या योगदान करती है इसमें। इस सब के बारे में आज इस वीडियो में आप जानने वाले हो, तो तैयार रहिए और टकटकी लगा के वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए ताकि सभी लोग इससे जुड़ जाएं, फिर हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। तो समझते हैं धन विधेयक को, है ना। तैयार हो जाइए और अगर चीज़ें नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि पीडीएफ के अलावा भी कुछ चीज़ें अलग से बताई जाएंगी आपको जो कि आपको याद रखनी है ना। क्या होता है, संविधान का जो अनुच्छेद है 110, उसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि धन विधेयक के बारे में कहा गया है कि धन विधेयक को जो है ऐसी श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें शामिल होगा, है ना, यानी कि माना जाएगा जिसमें किसी करारोपण, कर लगाना, परिवर्तन, कर परिवर्तन या कर का हटाए जाना धन विधेयक के अंतर्गत आता है। साथ ही भारत की संचित निधि से पैसे का विनियोग हो अगर, तो वह भी किस में आएगा, धन विधेयक में शामिल होगा। तो भारत की लोक लेखा से पैसों की प्राप्ति भी धन विधेयक में आती है। तो जब कोई बिल है जो है वो कर से संबंधित हो, है ना, कर लगाना या फिर उसमें परिवर्तन या हटाना हो, किसका, केंद्रीय लेवल पर, या फिर सिंचित निधि से पैसे निकालने का विनियोग विधेयक हो तो वो भी धन विधेयक माना जाएगा। भारत की संचित निधि एवं लोक लेखा निधि से पैसों की प्राप्ति जो हो वह भी धन विधेयक के अंतर्गत ही आते हैं। साथ ही अगर ऐसा कोई बिल है जो विदेश से राज्यों से उधार एवं भारतीय सरकार द्वारा दी गई गारंटी से संबंधित है तो वह भी धन विधेयक के अंतर्गत ही आएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं अपनी पीपीटी पर। देखो क्या दिया है कि कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा, कब माना जाएगा, किसी कर का अधिरोपण करना हो, उस कर का उत्साधन करना हो, परिहार करना हो, परिवर्तन करना हो अथवा विनियमन करना हो, तो उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा। अगर ऐसा कोई विधेयक आता है तो इसको धन विधेयक माना जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जो उधार लिया गया है ना, उधार लिया गया है, उस धन के विनियमन के से संबंधित भी अगर कोई बिल आता है तो वह भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या किसी ऐसी निधि में धन जमा करने या उससे धन निकालने संबंधी कोई विधेयक आता है तो वह भी धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है। जैसे मान लो कि भारत की संचित निधि में पैसा जमा करना है तो उसके लिए पहले विधेयक लाना पड़ेगा, विनियोग यानी कि धन विधेयक लाना पड़ेगा, उसके माध्यम से ही होगा। और अगर आप निकालना चाहते हो उससे पैसा तब भी आपको धन विधेयक लाना पड़ेगा। भारत की संचित निधि पर भारत किसी भी व्यय को उद्घोषणा या किसी प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करते हैं अगर, तो उसके लिए भी धन विधेयक लाना पड़ता है। भारत की संचित निधि या लोकलेखा नीति में किसी प्रकार के धन विधेयक की धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनके केंद्र या राज्य की निधियों का लोक लेखा परीक्षण जो है वह भी धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है। साथ ही आपको पता ही है कि धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। किसकी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा तो किस कंडीशन में, जैसे कोई वित्त से संबंधित विधेयक आता है लेकिन क्या हो रहा है उसमें जुर्माना लगाया जा रहा है मान लो, या फिर धन संबंधी शक्तियों के अधीन अधिरोपण करता है तो वो धन विधेयक में नहीं आएगा, है ना। जो कंडीशन पिछले पेज में हमने देखी है सिर्फ वही होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय के द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर लगाया जाता है, मान लो किसी नगर निगम के द्वारा टैक्स लगाया गया है ना, स्थानीय रूप से तय किया गया, तो ऐसा नहीं है कि उससे संबंधित टैक्स से इसको धन विधेयक माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अगर उनसे संबंधित कोई विधेयक आता है संसद में तो वह धन विधेयक नहीं माना जाएगा। किसमें, स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए जो कर लगाए जाते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब धन विधेयक पारित करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जान लो। देखो जब धन विधेयक लाया जाता है
तो राष्ट्रपति की पहले ही पूर्व अनुमति ले ली जाती है, पहले ही दे दो अनुमति, बाद का काम नहीं है ना, बाद में कोई नाटक नौटंकी नहीं चाहिए इनको। ऐसा होता है क्योंकि धन विधेयक एक इमरजेंसी बिल के रूप में कार्य करता है। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि संयुक्त बैठक का भी इसमें प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है धन विधेयक के लिए, इसे अलग अलग रूप से पारित किया जाना चाहिए। देखो आप क्या लिखा है, संविधान में अनुच्छेद 110 जो है, संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है तथा उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत अगर लोकसभा में पारित हो जाता है धन विधेयक तो उसे कहाँ भेजा जाता है, फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा में बिल भेजे जाने के बाद 14 दिन तक इंतजार किया जाता है, और अगर 14 दिन में जवाब नहीं भेजती है राज्यसभा तो क्या हो जाता है, उस बिल को पारित मान लिया जाता है। अगर राज्यसभा पारित नहीं कर पाती 14 दिन के अंदर तो उसे पारित ही मान लिया जाता है। अच्छा, राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं है धन विधेयक के मामले में, है ना। राज्यसभा सिर्फ क्या शक्तियां प्राप्त हैं, राज्यसभा इस विधेयक के मामले में सिर्फ सिफारिश कर सकता है और कोई भी शक्तियां प्राप्त नहीं है। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो राज्यसभा की सिफारिशों को माने, है ना। तो अनिवार्य नहीं है उसकी सिफारिशें, सिफारिशों के बाध्य नहीं है लोकसभा, माने भी या ना माने ये दोनों ही प्रावधान है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास क्या शक्तियां हैं उनको देखेंगे। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं। राज्यसभा के पास इसके संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं, धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। तो राज्यसभा जो है वह धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती है, ना ही संशोधित कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक पर क्या कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की भूमिका की बात करें तो इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद यदि धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राष्ट्रपति को इस पर सहमति देना अनिवार्य है। इसे फिर रोक कर रख सकता है ना, सहमति देता है या तो रोक के रखता है। तो खुद के पास रोक के रख सकता है, अगर सहमति नहीं देना चाहते हैं तो रोक के तो रख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं सदन को। सदन को क्या नहीं कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित 2 प्रश्नों की। धन विधेयक से क्या आशा है, एक तो ये आपको लिख के भेजना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप अधिकारी बाबू आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में, है ना। और दूसरा, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है, तो ये जानने के लिए आपको धन विधेयक वाला ये वीडियो आपने देख ही लिया है, वित्त विधेयक वाला वीडियो भी देख के जाइएगा ताकि आप अंतर अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। तो उनको, इन दोनों प्रश्नों को लिखकर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अधिकारी बाबू आंसर राइटिंग के नाम से है, जो अधिकारी बाबू आंसर राइटिंग, उस पर आप भेज सकते हो। मिलते हैं फिर हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।